जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो, मेहनत हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। और इसी इरादे के साथ साथ मैं हृदय सर और आपका स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है। उसमें आज इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान अध्याय 1 की 1 शॉर्ट रिवीजन होगी। और इसमें आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से भर भर के नंबर आपको मिलते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं। चैप्टर जो हमारा है वो क्या है? विलयन। चैप्टर क्या है? विलयन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तुम्हारा चैप्टर क्या है? विलयन, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। देखते विलयन क्या होता है। हम एक शॉर्ट रिवीजन लेकर के चलेंगे जिससे कि आपको क्या है थोड़े से समय में और बहुत अच्छे से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। विलयन, विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है बच्चे? विलयन कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अब बात यहां पर समांगी मिश्रण की हो रही है। किसकी हो रही है? समांगी मिश्रण की बात हो रही है। तो समांगी और विषमांगी ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप समझ लीजिए, जैसे मैं दो बीकर ले लूं, हमने यहां पर दो बीकर ले लिए और इसमें मैंने वाटर को फिल कर दिया। इसमें हमने वाटर को फिल कर दिया। एक और बीकर हमने इधर ले लिया और उसमें भी हमने वाटर को फिल कर दिया। ठीक है, हमने दो बीकर लिए, पहला और दूसरा। दोनों बीकर लेने के बाद में हमने दोनों में क्या भर दिया? पानी, दैट मीन जल। जल हमने इसमें भर दिया। जब हमने इसमें जल को भर दिया और मैंने इसमें क्या किया? इसमें साल्ट को मिला दिया। इसमें मैंने क्या मिला दिया? साल्ट। और इसमें मैंने क्या मिला दिए? इसमें मैंने आप मिला दिए स्टोन, पीस ऑफ स्टोन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया? इसमें नमक को मिला दिया और इसमें हमने क्या मिला दिए? कंकड़ के टुकड़े। तो भाई कंकड़ के टुकड़े तो हमें इस तरीके से यहां पर क्या होंगे? दिखाई देंगे। अब मैं किसी बच्चे को बुला करके ये कहूं कि आप आइए, जो पहला वाला जो बीकर है आप उसमें से साल्ट को निकाल दीजिए। वो भाई मुझसे एक बार के लिए लड़ने की कोशिश करेगा। ये कहेगा सर क्या आप बेवकूफ हो गए हो या आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो? इसमें से भाई साल्ट कैसे निकल जाएगा? क्यों? क्योंकि वो उसमें क्या हो चुका है? विलीन हो चुका है। वो उसमें से साल्ट नहीं निकाल पाएगा। और वहीं पर मैं दूसरे बच्चे को बुला करके ये कहूंगा आप इसमें से आइए और पत्थर के टुकड़ों को निकाल लीजिए। तो बड़ा आसानी से वो उसमें हाथ को डालेगा और पत्थर के टुकड़ों को निकाल लेगा।
तो ये जो है इसमें विलेय पदार्थ, जिस विलयन में विलेय पदार्थ पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, घुल जाता है, जिसे हम भौतिक विधियों से नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसमें से हम आसानी से विलेय पदार्थ को निकाल सकते हैं, विलेय और विलायक को अलग अलग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे जी, विषमांगी मिश्रण। और इसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। भेजिए, मैं उतार दूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हो गया। अब बात आती है इसके घटकों की, ठीक है। अब ये जो विलयन जो मिलकर के बनता है, उसके दो घटक होते हैं। पहला अगर जो मैं यहां पर ले लूं, जैसे यहां पर मैंने ले लिया जैसे हमने क्या किया, पानी लिया, पानी में हमने किसको मिला दिया, चीनी को मिला दिया, ठीक है। पानी, और पानी में हमने क्या मिला दिया, चीनी को मिला दिया। तो ये क्या बन के तैयार हो जाए, शरबत बन के तैयार हो जाए, यानी मीठा पानी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पानी की मात्रा हम यहां पर क्या करते हैं, अधिक लेते हैं, और चीनी की मात्रा को क्या करते हैं, थोड़ा लेते हैं, ठीक है। पानी की मात्रा को हम क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, और चीनी की मात्रा को कम लेते हैं। तो जो पदार्थ विलयन में जिस पदार्थ की क्वांटिटी ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विलायक कहते हैं। और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों के संयोग से जो पदार्थ, नया पदार्थ जो बन करके तैयार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। यानी इसकी जो मात्रा है वो क्या होती है, अधिक। मात्रा इसकी क्या होगी, अधिक होगी, और इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। विलेय प्लस विलायक के मिलने से क्या बनता है, विलयन बन के तैयार हो जाता है। इतनी बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। और इन दोनों के संयोग से जो नया पदार्थ बन के तैयार हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक। समांगी विषमांगी मैंने आपको बता ही दिया, और उसके बाद में मैंने इसके घटक भी बता दिए। दो घटकों से मिलकर के बनता है विलेय और विलायक। अब हम देखेंगे इसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं और किस किस के आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। हम इन्हें विलेय की मात्राओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, और विलायक की मात्राओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, प्लस विलायक की प्रकृति के आधार पर भी हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। तीन टाइप से हम इन्हें वर्गीकृत कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे विलेय की मात्राओं के
आधार पर विलेय की मात्राओं के आधार पर। और जो विलेय की मात्राओं के आधार पर हमारे जिस पर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम अगर ये देखेंगे कि जिसमें विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, बहुत कम होगी। जिस विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन। पहला मैं यहां पर लिखूंगा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में जब हम बात करें तो सांद्र विलयन में क्या होता है, विलायक से विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। विलायक से विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, सांद्र विलयन में क्या होगा, विलायक से विलेय की मात्रा क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, और उसके बाद में जो दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन में क्या होता है, सांद्र विलयन की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इस विलयन में विलेय की मात्रा सांद्र विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इस विलयन में क्या होता है, विलेय की जो मात्रा होती है वो सांद्र विलयन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। मैं यहाँ पर जैसे उसमें जैसे बी कर लिए थे वैसे मैं यहाँ पर बी कर ले लूँ। ठीक है, इसमें भी हमारा सॉल्यूशन है और इसमें भी सॉल्यूशन है। जैसे मैंने इसमें क्या है, जो वाटर है, इस वाटर में जैसे ये मान लीजिए मैंने 500 ml पानी में मैंने क्या कर दिया कि 50 ग्राम क्या मिला दिया, साल्ट मिला दिया। इस वाले में मैंने कितना मिलाया, 50 ग्राम, और इसमें मैंने मिला दिया 70 ग्राम। तो इनकी अगर जो कंपैरिजन करके अगर जो हम देखेंगे कौन सा सांद्र विलयन है कौन सा तनु विलयन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला सांद्र विलयन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा जी, सांद्र विलयन, और ये वाला हो जाएगा तनु विलयन। ये वाला क्या हो जाएगा, तनु विलयन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस पर भी ज्यादा एक पेज भी मेरा फुल हो चुका है, पेज हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तनु और सांद्र मैंने आपको बता दिए, तनु और सांद्र मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन। ठीक है, संतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, तो इसमें हम सॉल्युबिलिटी के बेस पर इसमें देखेंगे, विलेयता के आधार पर हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें क्या है, 100 ml विलायक में संतृप्त विलयन, इसमें क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर 100 ml विलायक में विलेय के आसानी से
घुलने की क्रिया को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। क्या कहेंगे जी? विलेयता, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है। स्थिर ताप पर सौम्य विलायक में विलेय के आसानी से घुलने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है। और ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है। यानी स्थिर ताप पर सौम्य विलायक में विलेय की अधिक से अधिक मात्रा को, सॉरी इसमें इतना थोड़ा सा ऐड कर लेना, छूट गया है। यानी स्थिर ताप पर सौम्य विलायक में विलेय के अधिक से अधिक मात्रा को आसानी से घुलने की जो क्रिया होती है उस पदार्थ की क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। और ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब ये तो है संतृप्त। अब इसके बाद में क्या आएगा? असंतृप्त विलयन आएगा। असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन से, जो संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन से विलेय की थोड़ी सी कम मात्रा को आसानी से 100 ml विलायक में घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। आप मेरे साथ के साथ में रिवीजन करते चले, क्योंकि ये फास्ट क्लास थोड़ी सी चलेगी, ये आपकी रिवीजन क्लास है। ठीक है। तो इसमें क्या है? संतृप्त विलयन से विलेय की थोड़ी सी जो कम मात्रा होगी, तो आसानी से 100 ml विलायक में क्या हो सके? घुल सके, उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। संतृप्त हो गया, असंतृप्त हो गया। अब इसके बाद में आता है अति संतृप्त। अति संतृप्त क्या आएगा? अति संतृप्त। अति संतृप्त में क्या होगी? संतृप्त विलयन से विलेय पदार्थ की मात्रा जो होगी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। इसमें क्या होगी? संतृप्त विलयन से विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है। तो
इसमें देखो पहला मैंने क्या दिया, जैसे हम क्या करें, मैं ये मान लीजिए जैसे मैंने ये एक गिलास ले लिया, एक बीकर ले लिया है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 ml पानी ले लिया और हम उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को डाल करके क्या करते जा रहे हैं, उसे घोलते चले जा रहे हैं। और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी यहां पर जाकर के वो क्या हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। उसी पर हम जाकर क्या कर देंगे, उसे रोक देंगे, उसे उसमें मिलाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो जहां पर ये बंद हो जाता है, उससे जो मिलकर के जो विलयन जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। और जो पदार्थ हमने उसमें घोला है उसकी जो घुलने की जो दर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। यानी उसकी जो विलीन होने की जो दर है, उसकी जो विलय होने की जो दर है उसे हम क्या बोलते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्या, जहां पर ये घुलना बंद हो रहा था ऐसे विलयन को हमने क्या बोल दिया, संतृप्त विलयन कह दिया। और दूसरा एक और हमने पात्र ले लिया, उसमें जाकर के हमने यही करना शुरू किया, उसमें हमने थोड़ी सी मात्रा क्या मिलाई, कम मिलाई। संतृप्त विलयन की अपेक्षा हमने उसमें क्या कर दिया, थोड़ी सी मात्रा कम कर दी। तो वो जो विलयन था, अब उनकी जो कंपेरिजन अगर जो हम करें तो जिसमें ज्यादा है थोड़ी वो संतृप्त, उससे कम असंतृप्त हो गया। और जो हमने जहां पर वो घोलना बंद हो रही थी वो संतृप्त हो गया था, संतृप्त से हम क्या करते हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा उसमें मिला दें, एक और पात्र ले लें, 3 पात्र हमारे पास हो जाएंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे। और ये जो इनके जो घुलने की जो दर होती है, इनके जो विलय होने की जो दर होती है उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जो विलेयता के बारे में जो आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से लिख देंगे, किसी पदार्थ के, किसी विलेय पदार्थ के और किसी विलायक में तो घुलने की जो दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब इसके बाद में ये तो मैंने आपको विलयन के प्रकार बता दिए, विलय की मात्राओं के आधार पर। अब इसके बाद में हम चलेंगे विलायक की मात्राओं के आधार पर, विलायक की मात्राओं के आधार पर, या फिर यहां पर मैं उससे पहले मैं आपको ये बता दें, विलायक की अवस्थाओं के आधार पर, विलायक की अवस्थाओं के आधार पर विलायक की अवस्थाओं के आधार पर। ठीक है, जैसे अवस्थाएं क्या होती हैं, 3 स्टेट होती हैं। कितनी होती है, 3 स्टेट होती है। उसमें क्या है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट हमारी होगी। तो अगर जो विलायक इधर में कर दे रहा हूं विलय, ठीक है, विलायक हमारा क्या है, ठोस है, और ये विलय हमारा क्या है, विलय हमारा क्या है, ठोस। ठीक है, तो विलयन क्या होगा, ठोस। विलय हमारा ठोस, विलय हमारा द्रव, तो भी विलयन हमारा क्या होगा, सॉरी, ठोस होगा। तो भी हमारा विलयन क्या होगा, ठोस होगा। विलय हमारा ठोस, विलायक हमारा ठोस और विलय हमारा गैस, तो विलयन क्या होगा, ठोस ही होगा। ठीक है, और विलायक यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, गैस हो जाए। विलायक हम कह रहे हैं गैस, और इधर ये ठोस, तो क्या हो जाए, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। गैस प्लस द्रव, गैसीय, और ये गैस और ये गैस।
ठीक है, विलायक भी गैस और विलेय भी गैस, तो विलयन भी क्या होगा, गैसीय विलयन होगा। विलायक द्रव, विलेय ठोस, क्या हो जाएगा, द्रव विलयन। विलायक द्रव, विलेय गैस, द्रव विलयन। विलायक द्रव और विलेय भी द्रव, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव विलयन हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम विलायक की अवस्थाओं के आधार पर हम क्या करें, उसे डिवाइड करें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो विलायक होगा वही हमारा क्या होगा, विलयन होगा, चाहे विलेय हमारा ठोस हो जाए, चाहे द्रव हो जाए, चाहे गैस हो जाए। और विलायक हमारा, विलायक की स्टेट इसको वो करती है, निश्चित करती है कि हमारा जो विलयन है वो क्या है। विलेय अगर जो ठोस है तो विलयन भी ठोस ही होगा, विलेय अगर जो गैस है तो विलयन भी हमारा गैस ही होगा, विलेय हमारा क्या है, द्रव है, और विलयन तो विलयन भी क्या होगा, द्रव ही होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, नोट हो गया होगा। चल देखते हैं अब नेक्स्ट। अब हम देखेंगे विलयनों की सांद्रता के आधार पर, यानी जो विलयनों की जो सांद्रता है उसको व्यक्त करने वाले जो कारक है उन्हें हम देखेंगे। अब मैं उनमें से सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो क्या है, जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को कवर करने के लिए आया हूँ, उन्हीं को आपको क्या करना है, कवर कराऊंगा मैं। तो देखते हैं, इसमें आता है सबसे पहले मोलरता। मोलरता यानी मोलैरिटी, मोलरता। अब मोलरता जो है उसे पढ़ने से पहले हमें एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्लियर करने होंगे, उन्हें क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। तो मोलरता, मोलरता क्या है, इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, इसे हम देखेंगे। तो विलेय की मोलों की संख्या जो निकाली जाएगी इस तरीके से निकाली जाती है। इसके लिए फॉर्मूला है विलेय के मोलों की संख्या और क्या हो जाएगा, भार अपॉन अणुभार। इसका विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। यहीं पर अगर जो हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, विलायक का भार अपॉन विलायक का अणुभार। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कह दूं 250 ग्राम ग्लूकोज के मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब हम बात यहाँ पर क्या करते हैं, 250 ग्राम ग्लूकोज के मोलों की संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, भार इसका कितना है, भार यहाँ पर सर दे रहा है 250 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो केमिकल इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। तो इसके अणुभार हम निकालेंगे, इसके हम क्या निकालेंगे, अणुभार। अणुभार निकालने के लिए यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन के यहां पर कितने परमाणु हैं, 6, और कार्बन का कितना होता है अणुभार,
12 कितना होता है, इसका अणुभार 12 होता है। अब जब हम एक तत्व का दूसरे तत्व में जब जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर बीच में हम क्या लगा दें, प्लस का साइन लगा दें। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 12 हैं, और इसका अणुभार कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 6, और इसका अणुभार कितना होता है, 16। तो इसका टोटल जो अणुभार निकल गया है कितना हो जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस 96, तो ये हो जाएगा हमारा 84 प्लस 96 180। तो इसका अणुभार कितना निकल के आ गया, 180 निकल के आ गया, ठीक है, इसका अणुभार कितना निकल के आ गया, 180। तो भार इसका कितना है, 250 है, और अपॉन अणुभार कितना है, 180, ये कट जाएगा। और इसके बाद में हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसे कट के जो भी आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ से हम मोलों की संख्या निकालना सीख गए। अब आप ये कहो सर ये 12, 1, 16 ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक निश्चित क्वांटिटी है इसकी, ये एक निश्चित वैल्यू है। ये क्या है कि जैसे हाइड्रोजन, मैं आपको जो आपके 12th क्लास में जो उपयोगी है वो मैं आपको यहाँ पर नोट करा दे रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। कार्बन कितना होता है, 12 होता है। नाइट्रोजन 14 होता है। ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है। और उसके बाद में सल्फर, सॉरी, उसके बाद है क्लोरीन 35.5, ठीक है, ये होता है। और उसके बाद में सल्फर, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32। एंड पोटेशियम, पोटेशियम होता है 39, ठीक है। यही ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, जैसे H2SO4, K2SO4 या सोडियम, और यहाँ पर लिख लीजिए Na, सोडियम का होता है 23, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इतने, ये आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, जिससे कि कहीं पर भी अणुभार निकालने के लिए आए तो आप आसानी से निकाल लो। जैसे अब मैं यहाँ पर इसे दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे C6H12O6, तो कार्बन, तो सबसे पहले हम अणुभार जो निकालते हैं उसमें क्या होता है, C कार्बन है, कार्बन की परमाणु की संख्या में यहाँ पे देखें कितने, 6 है। गुणा कर देंगे उसके अणुभार का, उसमें जो उसकी एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, उसका जो एटॉमिक जो वेट होगा उसका उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस जब दूसरे का हम निकालेंगे तो वहाँ पर प्लस लगा देंगे। जैसे अब यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक 12, और वहाँ पर हाइड्रोजन का जो अणुभार है वो कितना है, 1 है, इंटू 1 कर देंगे, प्लस 6 इंटू 16। इसे आप पूरा सॉल्व करके निकालेंगे कितना हो जाएगा, 180 निकल के आ जाएगा। भार को ऊपर रख देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। उसे काटने के बाद में हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मोलों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब बात चल रही थी मोलरता की, किसकी बात चल रही थी, मोलरता की। तो मोलरता को हम तभी समझ पाएंगे जब हम मोलों की संख्या को निकालना सीख पाएंगे। मोलों की संख्या को हम तभी सीख पाएंगे जब हम अणुभार निकालना सीख पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेस पे जाना है, किस पर जाना है, बेस पर जाना है, जिससे कि कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा अधूरा ना रह जाए, ठीक है। ये मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बिल्कुल क्लियर करा के तभी उसे छोड़ूंगा। तो बात चल रही है किसकी, मोलरता की, ठीक है।
तो मैंने अभी आपको बताया था मोलरता। मोलरता इक्वल क्या होता है, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। लीटर में, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या अपॉन क्या होता है, विलयन का आयतन लीटर में। और अगर जो हम मोलरता की डेफिनेशन को यहां से लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं 1000 ml विलयन में कितने ml, 1000 ml। 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की लिख लेंगे, उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है, ठीक है। जैसे 1000 ml कोई विलयन है, उसमें उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो होगी वो उस विलयन क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। समझ में आ गया। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाए, विलय के मोलों की संख्या पर विलयन का आयतन लीटर में। और इसी के साथ में यहीं पर जो इसका न्यूमेरिकल है उसे भी हम यहीं पर क्या कर देंगे, देख लेते हैं। जैसे 450 ml विलयन में, 450 ml विलयन में, और मान लीजिए यहाँ पर 45 ग्राम क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, विलयन की मोलरता पूछ रहा है, ठीक है। 450 ml विलयन है और उसमें क्या है, 45 ग्राम, ठीक है। कितना, 45 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विलयन की मोलरता पूछ रहा है। ठीक है। 450 ml क्या है, एक विलयन है, उसमें 45 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो विलयन की जो मात्रा है, विलयन का आयतन, क्या पूछता है उसमें, विलयन का जो आयतन है वो कितना है हमारे पास, 450 ml है। 450 ml को हम क्या कर देंगे, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, हम इसे कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, क्योंकि आयतन हमें किस में लिखना है, लीटर में लिखना है। तो ये हमारा हुआ 0.45, ठीक। अब उसके बाद में पूछा विलय के मोलों की संख्या। विलय हमारा क्या चीज घुली हुई है, ग्लूकोज, C6H12O6, और इसका जो भार है, भार कितना है, 45 ग्राम, और इसका
अणुभार जस्ट अभी हमने निकाला था, वो कितना निकल के आया था 180। ठीक, अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। कितना निकल के आ जाएगा 9 3 6 1/4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यानी इसके जो मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की जो संख्या है वो कितनी निकल के आ गई 1/4। कितनी निकल के आ गई 1/4। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है 1/4 है, 1/4 है। या फिर इसे हम यहीं पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, कितना है 0.25 हो जाएगा, 0.25। ठीक है, तो मोलों की संख्या कितनी है 0.25 है, और आयतन कितना है 0.45 है। कलिए 25/45 5/9 कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.555। मोलरता कितने निकल गया 0.555 निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयतन अगर जो ml में दिया गया है उसे हम कन्वर्ट किस में करेंगे, लीटर में करने की कोशिश करेंगे। लीटर में जब कर देंगे तो उसके बाद हम उसमें से क्या देखेंगे, विलेय पदार्थ क्या है, विलेय पदार्थ है इसमें ग्लूकोज, और उसका जो वेट है वो कितना है 45 ग्राम है। उसका वेट कितना है 45 ग्राम, और इसका अणुभार जब हम निकालें कितना निकल के आया है 180। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हम NaCl ले लें या C12H22 वो चीनी को ले लिया है, सॉरी ठीक है, जैसे यहाँ चीनी का कितना होता है C12H22O11। इसका जब हम अणुभार निकालेंगे वो अलग निकल के आएगा। ठीक है, हर एक कंपाउंड का क्या है जो अणुभार जो निकल के आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या निकाली, जो विलयन है, विलयन की मोलरता को यहाँ पर निकाल दिया। अब चलते हैं मोललता, किस पर आते हैं, मोललता। ठीक है, मोललता। अब मोललता में क्या है, मोललता का जो फॉर्मूला होता है उससे देख लीजिए, विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, मोललता बराबर क्या हो जाए, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। और अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर जो लिखना चाहे तो क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम विलायक में। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला का जो हमें याद है, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की, विलेय के मूलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, विलेय की मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में।
जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल एक बना दूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 70 ग्राम NaCl नमक घुला हुआ है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा, 500 ग्राम जल में 70 ग्राम NaCl घुला हुआ है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब इसमें 500 ग्राम जल, और जल में क्या घुला हुआ है, NaCl नमक कितना, 70 ग्राम। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो विलायक का द्रव्यमान है वो कितना है, 500 ग्राम है, और अपॉन में हम कर देंगे 100। क्यों, तो ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो ये क्या हो जाएगा 0.5। अब बात आती है NaCl की। NaCl का हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। NaCl का क्या निकालना है, अणुभार। तो इसका प्रभाव कितना 1 है, और NaCl का जो अणुभार वो कितना होता है, Na का कितना होता है 23, Cl1 35.5, तो 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 58.5 कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। अणुभार इसका NaCl का कितना निकल गया, 58.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कितना है 70 ग्राम NaCl। तो 70 न करके हम यहाँ पर कितना कर देते हैं 5.85 कर देते हैं, ठीक है, 5.85 ग्राम। तो 500 ग्राम जल में 5.85 क्या है, ग्राम NaCl घुला हुआ है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता जब ज्ञात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसमें जो विलायक है, विलायक का जो द्रव्यमान है उसे हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कर लेंगे। यहाँ पर कितना है 500 है, 500 ml 500 ग्राम है, उसे जब हमने कन्वर्ट किया कितना हो 0.5 हो गया। अब उसके बाद में हमने NaCl की अणुओं की जो संख्या है, अणुभार जो है उसे निकाला, कितना हो गया 58.5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की जब संख्या निकालेंगे कितना है, भार कितना है 5.85 है, अणुभार कितना है 58.5। इसे जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। आप से डिवाइड करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। 5.85 को 58.5 से अगर डिवाइड किया जाएगा कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो मोलों की संख्या हमारी कितनी आ गई 0.1 आ गई, और द्रव्यमान हमारा कितना 0.1 है। इसे कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। मोललता बराबर हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 0.2 आ जाएगी। समझ में आया हुआ, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है जी। अब हम इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को उस विलेय की क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं, मोलैलिटी बोला जाता है। और उसके बाद में मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो क्या था 500 ग्राम जल में 5.85 ग्राम NaCl घुला हुआ है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। जब हम इसकी मोललता ज्ञात करें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो विलायक है वो अगर जो किसमें है ग्राम में है तो हम उसे किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो कितना हो गया 0.5 हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। NaCl का भार कितना दे रहा है 5.85 दे रहा है, और उसकी अणुभार जो है वो कितना है 58.5 है। उसे डिवाइड करेंगे तो कितना है 0.1,
और वहाँ पर जाकर जब मैंने इसे सॉल्व किया 0.1 मूलों की संख्या है, विलायक का द्रव्यमान कितना है 0.5, उसे जब डिवाइड कर दिया कितना आ गया 0.2 आ गया। ठीक है, समझ में आया हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हमने अभी तक मोलरता को पढ़ लिया। ये हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब इसके बाद में आता है हमारा मूल प्रभाज या मूल अंश। इसके बाद में जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मूल प्रभाज या मूल अंश। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मूल प्रभाज या मूल अंश। अब इसके बारे में हम देखते हैं मूल प्रभाज या मूल अंश क्या होता है। और जो जैसे मैं अभी यहाँ पे मूल प्रभाज का जो फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं किसी भी घटक के लिए मूल प्रभाज ज्ञात करूँ, जैसे विलेय के लिए या विलायक के लिए, तो घटक का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, घटक के मूलों की संख्या अपॉन, ठीक है, घटक हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, विलेय भी हो सकता है और विलायक भी हो सकता है। अपॉन में क्या हो जाएगा, विलयन के मूलों की संख्या, ठीक है। तो घटक का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है, घटक के मूलों की संख्या अपॉन विलयन के मूलों की संख्या। विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। जब हम विलयन के मूलों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, विलेय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो यहाँ पर हम अगर जो इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, घटक के मूलों की संख्या और विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज या ठीक है, संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। या मूल अंश कहते हैं, मूल अंश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, घटक के मूलों की संख्या और विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, घटक के मूल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। जैसे मैं अभी यहाँ पर ये कहूँ, घटक की जगह पर हम क्या करने, विलेय का मूल प्रभाज, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज इक्वल हमारा क्या हो जाए, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन में क्या हो जाए, विलेय के मूल, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल प्लस विलायक के मूल।
ठीक है। तो विलेय का मूल प्रवाह बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, विलेय के मूल प्रवाह निकाल लेंगे। और यहीं पे अगर जो मैं ये कर दूं विलेय की जगह विलायक का मूल प्रवाह, तो विलायक का मूल प्रवाह बराबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाए, विलायक के मूलों की संख्या अपॉन विलेय के मूलों की संख्या। ठीक है। और अगर जो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हम यहीं पे क्लियर कर देते हैं, जैसे मुझे अगर जो विलेय के मूल प्रवाह अगर जो पता है, हमें अगर जो विलेय के मूल प्रवाह पता है और हम क्या करना चाहते हैं, विलायक के मूल प्रवाह निकालना चाहते हैं। जैसे मुझे अगर जो विलेय के मूल प्रवाह पता है, जैसे मैंने फाइंड कर लिया है विलेय के मूल प्रवाह को, ठीक है, मैं फाइंड कर चुका हूँ विलेय के मूल प्रवाह। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, विलायक के जब मूल प्रवाह निकालूंगा, किसके, विलायक के मूल प्रवाह जगह जो मैं निकालूंगा, विलायक के मूल प्रवाह बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस विलेय के मूल प्रवाह, 1 माइनस विलेय के मूल प्रवाह, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा पूरा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इससे रिलेटिव हम क्या निकालते हैं, हम इससे रिलेटिव अब हम निकालेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल से देखते हैं इसके, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जैसे 180 ml जल में, ठीक है, 180 ml जल में 5.85 ग्राम NaCl घुला हुआ है, तो विलयन के घटकों के मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए, मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है, उसमें जो वाटर है उसका वेट दिया गया है, और उसके बाद में हमें किसका वेट दिया गया है, उसमें क्या चीज़ घुली हुई है, NaCl, नमक घुला हुआ है, वो भी कितना घुला हुआ है, 5.85 ग्राम, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हमें इसमें क्या निकालना है, दोनों के मूल प्रवाह ज्ञात करने हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों के मूल प्रवाह ज्ञात करने हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके जल के मोलों की संख्या निकालूंगा और नमक NaCl के मोलों की संख्या निकालूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो NaCl है वो क्या है, विलेय है, और वाटर क्या है, विलायक है। वाटर यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, विलायक का कार्य करता है, और जो विलेय का जो काम कर रहा है वो क्या है, नमक। H2O का जो भार है वो कितना है, 180, और इसका जो अणुभार जो होता है वो कितना है, 18 होता है। तो इसका जो इसके जो मोलों की जो संख्या है वो कितनी निकल के आएगी, 10 निकल के आएगी, ठीक है। कितनी निकल के आएगी, 10। अब उसके बाद में मैं देखता हूँ NaCl। अब NaCl का यहाँ पर वेट कितना दे रहा है, 5.85 दे रहा है, और इसका जो अणुभार जो होता है वो कितना होता है, 58.5। इसे जब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 0.1 निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.1, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें मोलों की संख्या दोनों की पता है। हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, NaCl का मोल प्रवाह, इसका निकालेंगे NaCl का मोल प्रवाह। जब NaCl का मोल प्रवाह हम निकालेंगे तो NaCl के मोलों की संख्या
ठीक है, NaCl के मूलों की संख्या और अपॉन में क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2O के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। NaCl की मूलों की संख्या कितनी है, 0.1 है, ठीक है, क्लियर। और H2O के मूलों की संख्या कितनी है, 10। तो ये हमारा कितना हुआ, 0.1 अपॉन 10.1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 10.1। इसे जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें किसके मूल प्रभाव पता चल जाएंगे। 0.1 को 10.1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमारे जो मूल प्रभाव है उसके NaCl के वो निकल के आ जाएंगे। वो कितना हो जाएगा, इसे हम डिवाइड जब करेंगे तो 0.009, ठीक है, 0.009 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। किसका हो जाएगा, NaCl के मूल प्रभाव का। तो जब NaCl के मूल प्रभाव हमें पता है तो हम H2O के मूल प्रभाव बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। H2O के मूल प्रभाव जब हम निकालेंगे, H2O के मूल प्रभाव, ठीक है, जब H2O के मूल प्रभाव निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 माइनस NaCl के मूल प्रभाव, ठीक है, 1 माइनस NaCl के मूल प्रभाव। तो 1 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 0.009, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.001 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.1 माइनस 0.009, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.991, ठीक है। हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, दोनों के मूल प्रभाव निकाल लेंगे। शायद उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। रिवीजन क्लास है, बट इतनी भी फास्ट रिवीजन नहीं है जो कि आपके सर से बाउंस कर जाए। हमें बाउंस नहीं कराना है, हमें उस पिच पे आपको खिलाना है जिस पे ना आप बहुत बेहतरीन शॉट मार सकें, ठीक है। इतनी मैं हैवी रिवीजन नहीं ऐसी कराऊंगा जो कि आपके दिमाग में कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो एंटर ना करे, ठीक है। उम्मीद यही रहेगी, यही कोशिश रहेगी कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कराऊं वो आपके ना सीधा माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है हेनरी का नियम। किसका नियम, हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, ठीक है। तो ये क्या है, हेनरी का नियम। अब हेनरी का नियम क्या है वो हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हेनरी और राल्ट, ये दो नियम इसमें दिए गए हैं। वो किसके ऊपर हैं, वो है जैसे कोई द्रव है, द्रव में और किसी गैस को अगर जो घोला जाए, द्रव में हम किसको घोले, किसी गैस को घोले, ठीक है, तो उसके ऊपर ये पूरा नियम प्रतिपादित किया था किसने, हेनरी ने। हेनरी क्या है, एक वैज्ञानिक है। जैसे मैं क्या करूं, यहाँ पर हम एक बीकर ले लें, बीकर ये किससे फिल है, वाटर से, वाटर इसमें भरा हुआ है, ठीक है, इसमें हमने वाटर भर दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें किसी गैस को हम क्या कर रहे हैं, इसमें घोल रहे हैं। किसको घोल रहे हैं, गैस को। अब जितने प्रेशर से हम इसे इसमें घोलेंगे, जितने प्रेशर से हम इसमें इस गैस को घोलेंगे, वो क्या होगी, वो उस गैस की क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी, ठीक है। जितने प्रेशर से हम इसे घोलेंगे वो उतनी ही उससे वो क्या होगी, बहुत जल्दी से उसमें घुलेगी। जैसे मैं प्रेशर कम कर दूंगा तो वो नहीं उसमें घुलेगी। प्रेशर हम जितना उसमें ज़्यादा कर देंगे उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, वाटर में सोल्यूबल हो जाएगी, ठीक है। इसने ये जो बताया था, स्थिर ताप पर,
हेनरी ने जो बताया था वो क्या था, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, उस गैस के द्वारा विलयन तथा उसकी सतह पर लगाए गए, ठीक है, दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के द्वारा विलयन तथा उसकी सतह पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, W प्रोपोर्शनल P, या W बराबर हमारा हो जाएगा KP। ठीक है, यहाँ पर K क्या है, यहाँ K एक नियतांक है। क्या है यहाँ पर, K एक नियतांक है। या K बराबर क्या हो जाएगा, या K बराबर हमारा W/P। ठीक है, K बराबर क्या होगा, W/P। अब इसके बाद में इसी का एक और कॉन्सेप्ट यहां पर बन जाएगा, देखिए इसका एक और कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है, अथवा करके हम यहां पे लिख देंगे, अथवा स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मूल प्रभाजक क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो गैस है, गैस का जो दाब है वो उस विलयन में उपस्थित जो गैस है उसके मूल प्रभाजक क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा। जैसे मैं इस दाब को P मान लूं और मूल प्रभाजक हमने क्या मान लिए, X। ठीक है, मूल प्रभाजक हमने क्या मान लिए, X।
तो याद करके यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा P बराबर KH एक्स। यहाँ पर KH बराबर क्या है, KH बराबर है हमारा हेनरी स्थिरांक। KH बराबर यहाँ पर हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, KH बराबर क्या है यहाँ पर हमारा हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसमें क्या, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता उस गैस के द्वारा विलयन तथा उसकी सतह पर लगाए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। और दूसरा मैंने क्या लिखा है, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब विलयन में उपस्थित गैस के मूल प्रवाह के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ P प्रोपोर्शनल हमारा क्या निकल गया है, x, या P बराबर हम लिख दें KH इंटू एक्स। KH बराबर यहाँ पर क्या है, हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हेनरी का नियम क्या हो गया, क्लियर हो गया। आप इसे नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेनरी का नियम कंप्लीट। अब इसके बाद में देखेंगे हम राउल्ट का नियम। किसका नियम देखेंगे, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, किसका नियम, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट का एक वैज्ञानिक है, इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे। तो इन्होंने नियम जो दिया था वो क्या था, नियम जो इन्होंने दिया था वो था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ये आपेक्षिक अवनमन क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0, वो क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अवनमन जो है विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या तथा विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, राउल्ट ने जो नियम दिया था उसमें बताया था वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो होगा, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0, ये जो है वो किसके बराबर होता है, ये होता है विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अनुपात यहाँ पर आ गया, तो इससे पहले मैंने अभी आपको पढ़ाया था मोल प्रभाज। ठीक है, इसके बराबर होगा, मोल प्रभाज के बराबर होगा, तो स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसका नियम बना, राउल्ट का नियम, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ये हमारा क्या है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर, अब क्या दे रहा है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, तब विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होगा। विलयन के मोलों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्या निकल के आ गया, राउल्ट के नियम के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, आप इसे नोट कर लें।
ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम क्या है, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब यहाँ पर क्या होता है, तनु विलयनों के लिए, किसके लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, और जो स्मॉल एन जो है वो कैपिटल एन की अपेक्षा क्या है, बहुत ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पर स्मॉल एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 मान लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पर जो हमारा ये फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, वहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं इससे रिलेटिव एक क्या निकालेंगे, न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल हमारा क्या है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, 0.850 वार है। 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनपगट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब इतना है। ठोस का मूल द्रव्यमान क्या है, ठोस का मूल द्रव्यमान इसमें पूछ रहा है, क्या पूछा, ठोस का मूल द्रव्यमान इसमें आपसे पूछा जा रहा है। इसमें हम देखेंगे, इसमें जो P0 की जो वैल्यू दी गई है, इसका जो वाष्प दाब है वो कितना, P0 0.850। ठीक है, तो पहले का जो वाष्प दाब उसका कितना है, 0.850 है। अब जब हमने उसमें क्या कर दिया, 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनुपगट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। जब बेंजीन में हमने इस अपगट्टी को वो कर दिया, घोल दिया, तो वाष्प दाब अब कितना रह गया, PS बराबर हमारा रह गया 0.845, यानी पूरे उस विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना है, 0.845 है। अब उसके बाद में क्या क्या दे रहा है हमें, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इतना है 0.5 ग्राम वाष्पशील विद्युत अनुपगट ठोस को, तो 0.5 ग्राम जो हमारा विलय है, विलय हमारा कितना है, 0.5 ग्राम है। स्मॉल w बराबर हमारा कितना है, 0.5 ग्राम दे रहा है। 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। कैपिटल W बराबर हमारा कितना हो जाएगा, कैपिटल W बराबर हमारा हो जाएगा 39 ग्राम। बेंजीन में घोला गया, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा इसका। कैपिटल M बराबर अणुभार इसका कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉल m को फाइंड करना है। ठोस का मोलर द्रव्यमान हमें निकालना है, ठोस का हमें क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान। देखिए निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये स्मॉल n कैपिटल N क्या है, स्मॉल n बराबर मैंने आपको बताया था क्या है, ये विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, भार अपॉन अणुभार, और कैपिटल N बराबर ये भी क्या हो जाएगा, भार अपॉन अणुभार। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करें क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। ठीक है, ये हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल m वो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल कैपिटल W। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं, P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W।
तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख देंगे। ये कितना है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन P0 0.850 इक्वल में हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू बराबर है हमारे पास 0.5 अपॉन स्मॉल एम हमें फाइंड करनी है इंटू कैपिटल एम बराबर हमारा कितना है 78 अपॉन कैपिटल एम बराबर 78 और कैपिटल डब्ल्यू बराबर हमारा है 39। ठीक है, इससे 2 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हमारा है 0.0005 अपॉन में हमारा कितना है 0.850 इक्वल हमारा हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल एम। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। जीरो पॉइंट 0.005 अपॉन 0.850 इक्वल इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल एम। अब इस यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट स्मॉल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन 850 इंटू 1 अपॉन स्मॉल एम। 5m बराबर हमारा हो जाएगा 5m इक्वल हमारा हो जाएगा 850। तो m इक्वल हमारा हो जाएगा 850 अपॉन 5। इसे इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा शायद, रुको 5 1 जा 5 170 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 170। तो स्मॉल m जो हमसे पूछा गया ठोस का मोलर द्रव्यमान, क्या पूछा गया था, ठोस का मोलर द्रव्यमान। तो ठोस का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m बराबर हमारा कितना हो गया 170 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वाष्प दाब। तो इसमें जो P0 जो दिया गया है वो कितना है 0.850 है और PS बराबर यहाँ पर कितना दिया है 0.845। ठीक है, उसमें से हम क्या कर लेंगे, P0 में से PS को माइनस कर दिया और इनके मोल प्रभाज हमने निकाल लिए, मोलों की संख्या इनकी निकाल ली। उसके बाद में ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में कितना आ गया 170। स्मॉल m बराबर हमारा कितना आ गया 170। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है क्वथनांक का उन्नयन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, इनमें से अधिकांशतः क्या आते हैं, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। ये जो 2 टॉपिक हैं इनमें से अधिकांशतः हमें न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे किसी अवाष्पशील विलेय को विलेय को विलायक में घोलने पर
उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को उसके क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि जैसे किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलयन में जब डाल दिया, ठीक है, किसी विलयन में हमने उसे क्या कर दिया, डाल दिया, तो उसकी जो क्वथनांक की जो रेट है, उसकी जो दर है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे वो पहले अगर जो मैं मान लूँ 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा होगा, उसका क्वथनांक पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर जो हम उसमें अवाष्पशील विलेय को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो मैं मान लीजिए सपोज दैट वो 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने लगे, उसका जो क्वथनांक रेट है वो कितना हो जाए, 110 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ये क्या हमने कर दिया, उसके क्वथनांक को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर T0B माइनस टीबी। ठीक है, डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, T0B माइनस टीबी। अब इसमें से क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक, इस तरीके से ये क्या है, हमें इन पर इनके जो ये फॉर्मूले हैं उन पर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो जैसे फॉर्मूला एक हम यहाँ पर आपको बताएंगे, वो क्या है, वो क्या बन जाए, डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू हमारा हो जाएगा स्मॉल एम। ठीक है, तो यहाँ पर जो के बी बराबर है वो क्या है, के बी बराबर है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। के बी बराबर यहाँ पर क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, के बी बराबर है यहाँ पर हमारा क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। हो गया, तो यहाँ पर जो के बी बराबर है वो क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, के बी बराबर क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो इससे रिलेटिव क्या होते हैं, इससे रिलेटिव हमें बहुत सारे वो देखने के लिए मिल जाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इससे रिलेटिव हमें न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएंगे अपनी परीक्षा में। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, मैं जस्ट इसके बाद में इससे जो रिलेटिव जो न्यूमेरिकल है मैं उसे अभी आपको कराता हूँ। देखते 1% का वो महीना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मोलर उन्नयन, वो क्वथनांक का उन्नयन, ये निकल के आ गया। अब इसके बाद में क्या है, हम इसे रिलेटिव जो न्यूमेरिकल है उसे देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया और उसके बाद में 1.013 बार दाब पर बिलियन का जो क्वथनांक है क्या करवा रहा है, हमसे ज्ञात करवा रहा है। जल के लिए केवी की वैल्यू है वो कितनी दे रहा है, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल माइनस 1। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू बराबर हमारा दे रहा है 9 ग्राम। ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर हमारा कितना दे रहा है, 500 ग्राम। ठीक, 9 ग्राम ये दे रहा है और कैपिटल डब्ल्यू हमारा दे रहा है 500 ग्राम। जल में घोला गया तो 1.013 बार दाब पर बिलियन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्मॉल एम बराबर हमारा कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। स्मॉल एम C6H12
O6, तो ये हमारा हो गया 72 + 12 + 96, कुल मिला के ये हमारा कितना निकल के आएगा, स्मॉल m बराबर 180। अब इसमें जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो क्या लगेगा, डेल्टा टी वी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, तो डेल्टा टी वी बराबर जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1000 इंटू के वी की वैल्यू कितनी दे रहा है, 0.52 और स्मॉल w हमारा कितना है, 9 है, अपॉन कैपिटल W 500 इंटू और स्मॉल m है हमारा 180। ठीक है, ये 2 टाइम कट जाएगा, इससे ये 20 टाइम कट जाएगा, कितना हो जाएगा, डेल्टा टी वी कल हमारा हो जाएगा 401 अपॉन 20, 1.04 अपॉन 20। अब इससे हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 0.052 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.052। तो डेल्टा टी वी बराबर हमारा कितना आ गया, 0.052 आ गया, कितना आ गया 0.052। अब उसके बाद में इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, बिलियन का क्वथनांक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बिलियन का क्वथनांक हमसे पूछा जा रहा है। T1 हमें दे रहा है, इसमें T1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो T1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 373 जल का जो होता है 373.15 केल्विन, ये निश्चित वैल्यू है। जल का क्या है, जल का क्वथनांक होता है कितने पर होता है, 1.013 बार पर, ठीक है, 1.013 बार पर, और इसका जो क्वथनांक है जल का वो कितना हो जाएगा, T1 बराबर हमारा हो जाएगा 373.15 केल्विन। तो अब हमें क्या निकालना है, T2 निकालना है, क्या निकालना है, T2 निकालना है। तो देखें कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टीवी बराबर हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। डेल्टा टीवी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी हमारी निकल गई, 0.052 इक्वल T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है, 373.15। ठीक है, तो ये इधर चली जाएगी, किसकी हो जाएगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी। तो T2 बराबर हमारा हो जाएगा 0.052 प्लस 373.15, तो ये हमारा हो जाएगा 373.202। तो T2 बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 373.202 केल्विन। ठीक है, तो ये बिलियन का क्वथनांक हमारा निकल के आ गया। किसका क्वथनांक निकल के आ गया, बिलियन का। तो इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो
मोलर उन्नयन स्थिरांक वाला जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर लगाया और उसके बाद में विलयन का क्वथनांक ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप हमारी वीडियो ऐसा ना करें स्किप कर करके देखते रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, तब जाकर के ये वाला जो चैप्टर है आपका पूरा कंप्लीट हो पाएगा। मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आएगा जो टॉपिक है हिमांक में अवनमन। ये क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। जैसे किसी अवाष्पशील पदार्थ को और किसी विलायक में अगर जो मिला दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी जो क्वथनांक जो दर है यानी क्वथनांक रेट है वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। वहीं पर हम आगे जो क्या करते हैं, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी उसमें जब मिलाते हैं तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है, हिमांक में कमी होती है। ठीक है, तो जब उसके हिमांक में कमी होगी उसे हम क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं आपको समझाऊंगा, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखें हिमांक में अवनमन। क्या देखें, हिमांक में अवनमन। ठीक है, हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, जैसे हम क्या करें, किसी द्रव विलायक में, किसी द्रव विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर उसकी वाष्प दाब, उसकी वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक में कमी हो जाती है। जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में क्या बोलते हैं, अवनमन कहते हैं। डेल्टा TF बराबर हमारा हो जाएगा T0F माइनस TF। अब इसके मोलर उन्नयन स्थिरांक में, मोलर अवनमन स्थिरांक में जो वो होगा वो क्या हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला निकल के आएगा, डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, ये किसके लिए होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक के लिए। KF बराबर यहाँ पर क्या होगा, मोलर उन्नयन स्थिरांक होगा। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले से रिलेटिव क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, डीपली तो क्लास में हो जाएगा, ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं क्या से सिर्फ आपको रिवाइज कराता चल रहा हूँ। अब इससे रिलेटिव जो न्यूमेरिकल है उसे अभी हम करेंगे, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम न्यूमेरिकल इससे रिलेटिव देखेंगे, तो उसमें क्या है देखें, 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार कितना है
155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक कितना हो जाता है। हिमांक में जो कमी हो जाती है कितनी हो जाती है, 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। तो बेंजीन के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल W अपॉन कैपिटल W इंटू स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, दिया है। तो बाहर इसका कितना है, कार्बनिक यौगिक का 1.822 ग्राम, स्मॉल w बराबर हमारा दे रहा है 1.822 ग्राम। और उसके बाद में स्मॉल m बराबर हमें दे रहा है इसमें 155। 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। हिमांक में कितनी कमी हो जाती है, डेल्टा टी एफ बराबर दे रहा है यहाँ पर 0.60 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या ज्ञात करना है, के एफ मोलल वंजन स्थान अवनमन स्थान। क्या पूछ रहा है, मोलल अवनमन स्थान इसमें हमसे पूछा गया है। ठीक है, उसे हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो के एफ बराबर हम करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा स्मॉल वो कैपिटल W इंटू स्मॉल m, ठीक है, इंटू क्या हो जाए डेल्टा टी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा 1000 इंटू स्मॉल w। के एफ बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल कैपिटल W बराबर कितना दे रहा है 100 इंटू स्मॉल m बराबर कितना है 155 इंटू डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ बराबर दे रहा है 0.60 अपॉन 1000 इंटू कितना हो जाएगा ये स्मॉल w बराबर 1.822। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें कर ले मल्टीप्लाई, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 93 अपॉन 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 18.22। ठीक है, जब ये इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, अब इसे क्या कर देंगे कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 पॉइंट आ जाएगा हमारा 5.10। कितना आ जाएगा के एफ बराबर हमारा आ जाएगा 5.10। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुल मिला के हमारी क्लास भी यहीं पर क्या होगी समाप्त होगी। और इस चैप्टर विलियन जो चैप्टर है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप इसे स्किप करके ना देखें। आपका जो अपनी परीक्षा में अच्छे से बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर के और एंड तक देखें, जिससे कि आप जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कराए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर जो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ओम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी ये जो वीडियो हैं वो आपके पास तक पहुंचती रहे। नमस्कार।